अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मियां इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो था वो GMO सीड चल रहा था, तो आज इस हवाले से हम मुख्तलिफ फार्मर्स की राय जो है वो आपके सामने रखेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया कि मोर देन हमारा 90% जो फार्मर है वो इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है कि ये कितना बड़ा ख़तरा है और हमारी इकानमी को कितना बड़ा धचका लगने वाला है। तो आज हमारे पास मुख्तलिफ फार्मर्स मौजूद हैं। कमरान खालिद साहब मेरे छोटे भाई हैं, अदनान खालिद साहब छोटे भाई हैं, ये भी फार्मिंग के अंदर माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो पहले तो अदनान साहब से शुरू करते हैं। अदनान साहब, GMO सीड्स आपके ख्याल में क्या भला है? जेनेटिक मॉडिफाइड सीड जो आ रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, इसके बारे में कोई मालूमात है आपको? किसी किस्म? नहीं, इस बारे में तो कोई मालूमात नहीं। हम तो टिपिकल जो सीड्स वगैरह या जो वैरायटीज वगैरह चल रही हैं ज़्यादातर वही काश्त कर रहे हैं। तो न्यू वैरायटीज और नई तहकीक भी हमने नहीं की। तो जो आप बता रहे हैं इस बारे में भी मुझे कोई खास इल्म नहीं है। चलें, कोई मसला नहीं है। ये तो कमरान साहब, GMO सीड्स के बारे में कोई मालूमात, जनरल मालूमात कि भी क्या क्या भला है ये, इसका क्या नहीं है? नहीं, अच्छा ये बताएं कि भाई आपने ट्रिपल जीन, डबल जीन, सिंगल जीन वैरायटी का तो सुना होगा। हाँ जी, कॉटन के अंदर सुना इससे है। पहले बीटी कॉटन आती थी, बिल्कुल आजकल बीटी कॉटन नहीं आ रही। जी जी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई है वो क्या है, ट्रिपल जीन वैरायटी, जेनेटिक वैरायटी। जी बिल्कुल। पहले सिंगल जीन आई, फिर डबल जीन आई, फिर ट्रिपल जीन। अब तो लोग दावा कर रहे हैं जी 5 जीन और 6 जीन वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी तो इसके अंदर पुरानी सीड के अंदर क्या फ़र्क देखते हैं आप? और इसके अलावा ये बताएं कि ये ट्रिपल जीन वैरायटी का कॉन्सेप्ट है कि है क्या भला? इसका कोई इस तरह से कोई हमें फर्क महसूस तो नहीं हुआ, हम्म, लेकिन पहले जो हमारी फसलात थी उनके कद बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। लेकिन जब से ये हाइब्रिड और ये जीन्स की दौड़ शुरू हुई है, कद वहीं पर रुक गए हैं हमारी फसलात के, और फ्रूटिंग के ऊपर जो है ना वो दौड़। सही। तो इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, पिछले 2-3 साल से आप भी फार्मिंग के अंदर हैं और डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, पिछले 2-3 साल से कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन के हवाले से, कभी पहले की प्रोडक्शन कम थी अब ज़्यादा हो गई, या इसका कोई फ़ायदा हुआ या इसका क्या नुकसान हुआ? कोई इस हवाले से क्वेश्चन डालें। नहीं, कोई फायदा तो नहीं हुआ है सच। पहले हुआ करता था कि भी फार्मर्स जो है ना अपना बीज कम से कम जो है ना बना के रख लिया करता था, ताकि उसको जो है ना वो कॉस्ट सेविंग हो जाती थी। लेकिन जब से ये हाइब्रिड की दौड़ शुरू हुई है या जीन्स की दौड़ शुरू हुई है, तो हर बंदा यही कोशिश करता है कि भी हर साल जो है ना मैं नए से नए बीज जो है ना वो इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल। चलें, इस वक्त जो पोजीशन है आपके सामने है कि हमारा लिटरेट जो फार्मर है उसको भी अंधेरे में रखा गया है, उसको भी नहीं पता एक्चुअली कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। तो जेनेटिक जो तब्दीलियां हैं, जेनेटिक सीड जो हैं, ये ट्रिपल जीन या 5 जीन जो भी वैरायटीज़ हैं, ये बेसिकली हैं GMO कंपनीज़ की पैदावार है, GMO की पैदावार है। GMO स्टैंड टू जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली जिसको मॉडिफाई किया गया हो, यानी कि उसकी जीन्स को मॉडिफाई किया गया लेबोरेटरी के अंदर, नॉट अ नेचुरल, यानी कि उसको फील्ड में तैयार नहीं किया गया इस वैरायटी को। इस वैरायटी को लेबोरेटरी में तैयार किया गया। लेबोरेटरी के अंदर इसके सीड के अंदर ऐसी यानी कि तौलीदी निज़ाम के अंदर ऐसी तब्दीली की गई मसनूई तरीके से, जिसके अंदर इसके अंदर इस फसल के अंदर जो भी फसल होगी GMO फसल, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों के ख़िलाफ़ पैदा कर दी गई। जैसे यानी कि इससे पहले जो हमारी बीटी कॉटन थी, तो बीटी कॉटन का क्या कहा जाता था? हमें जो लॉलीपॉप दिया गया शुरू में बीटी कॉटन के हवाले से, वो क्या था कि इसके ऊपर सुंडी का अटैक नहीं आएगा। सुंडी का अटैक वाकई ख़त्म हो गया। पुराने हम अपने आबा अजदाद से सुनते हैं, जब बीमारियां शुरू हुई थी, अमेरिकन सुंडी आती थी, लश्करी सुंडी आती थी, चितकबरी सुंडी आती थी, गुलाबी सुंडी आती थी 2002-2000, लेकिन उसके बाद वो सुंडियाँ ख़त्म हो गई। तो अगर हम सोचें कि सुंडियाँ आई कैसे थी, फिर ख़त्म कैसे हो गई, इसको लाया गया था और इसको मॉडिफाइड करके इनको निकाला गया, और उसके बाद नई बीमारियां रजिस्टर्ड करवा दी गई। पिछले 5-6 सालों से हमारे एरिया के अंदर कॉटन के साथ क्या सलूक हो रहा है आपके ख्याल? कॉटन क्या कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है? कोई फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है? कॉटन तो सीड माफिया को ही फायदा दे रही है,
या पेस्टिसाइड जो डीलर्स हैं उनको ही फ़ायदा दे रही है। जो भी ज़िम्मेदार है, अगर वो पहला या पहली चुनाई करता है तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हुआ खड़ा होता है कि भाई मैंने इसके अंदर अब स्प्रे शुरू कर देना है। और जब स्प्रे शुरू करता है तो वो हर हफ्ते ही स्प्रे जो है ना उसको रिपीट करनी पड़ती है। पर पंजाब में तो अब बहुत ज़्यादा स्प्रे शुरू हो गई हैं, वहाँ पर तो अब रात के टाइम स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है कि दिन के टाइम तो स्प्रे पॉसिबल ही नहीं है, तो रात को स्प्रे तो असल में बात यह है कि जिस वक्त हमें पहले ये जो अपना बीटी कार्टन हमें दी गई तो उसके अंदर सुंडी का अटैक तो नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर सकिंग का अटैक आना शुरू हो गया। पिछले 5 साल के अंदर हमारे इलाकों के अंदर वाइट फ्लाई इतनी रजिस्टर्ड हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि अचानक ही हमारी फसल जो है वो देखते ही देखते हफ्तों के अंदर हाथों से निकल जाती है। कि भी हम देखते हैं बज़ाहिर कि हमारी फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कि जी उम्मीद होती है पैदावार जो है वो 30-35 मन 40 मन क्रॉस करेगी, लेकिन पता चलता है कि 5 मन भी हम मुश्किल उसमें से हासिल कर सकते हैं। एकदम फसल के ऊपर इतना शदीद अटैक आता है कि सुबह शाम हमें स्प्रे करने पड़ते हैं, और उस स्प्रे के नतीजा ये निकलता है कि फसल बर्बाद हो जाती है। तो उसके बाद अगला जो एडवांस फॉर्म आया है इसका, वो जेनेटिक फॉर्म आई है, यानी कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आई हैं। अब इसके अंदर उन्होंने मज़ीद जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमें एक और लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि इसके ऊपर क्या है कि ग्लाइफोसेट का असर नहीं होता। ये कहा जाता है ना कि ग्लाइफोसेट फ्री है जी। फ्री है, बिल्कुल। तो ग्लाइफोसेट फ्री का मतलब क्या है? बस आप अगर आपके फसल के अंदर बहुत ज़्यादा गंद वगैरह है, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं, तो आप जो है ना ग्लाइफोसेट का स्प्रे इजीली कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको यानी कि एहतियाती तदाबीर नहीं अख्तियार करना पड़ती। पहले हुआ करता था कि भी टैंकी के ऊपर, शावर के ऊपर जो है ना वो बाकायदा लगा करता था सेफ गार्ड, ताकि फसल को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अब जो है ना आप आराम से उसको स्प्रे कर सकते हो आम शावर से भी। असल में ये है कि हमारा जो हमारी लेबर थी, हमारा काम करने वाला हारी था, वो उस वक्त इसकी गोडी करता था। जब जड़ी बूटी उगती थी तो उसको साफ करता था। तो जब जड़ी बूटी के लिए वो अंदर घुसता था तो ज़ाहिर बात है पौधा जो है वो शफल होता था, हिलता था, और उससे जो है ना इसकी एयर फ्रेश हो जाती थी, और इसके अंदर जो भी कोई इस तरह की वो बीमारी होती थी वो भी नज़र आ जाती थी। अब हम आसानी की तरफ चले गए, अब हम गंद के ऊपर क्या करते हैं, ग्लाइफोसेट कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक जहर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जहर जानदार को फायदा दे रहा है और नुकसान नहीं दे रहा। एक जानदार को तो वो मार रहा है, इनकी जड़ी बूटी भी जानदार है, पौधा भी जानदार है। अब उस जहर को कैसे तमीज हो गई कि मैंने इसको मारना है और इसको नहीं मारना, तो वही जेनेटिक तब्दीलियां हैं, जीएमओ सीड है, जिसकी वजह से जो है वो ये हमारी कपास जो है वो बच जाती है बज़ाहिर, और जड़ी बूटी मर जाती है। लेकिन इस कपास के ऊपर उसका असर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन है, इसका जो सीड निकलेगा, इसका जो बीज निकलेगा, उसके बीज के से ऑयल निकलेगा, वो ऑयल इंसान इस्तेमाल करेगा तो वो इनडायरेक्टली हम तक वो जहर पहुंचेगा हर सूरत। हमें इतना नहीं बताया गया कि ग्लाइफोसेट हम जब स्प्रे करते हैं तो इसमें दोस्त कीड़े भी मारे जाते हैं। देखें, कोई भी स्प्रे होगी ना तो मेजॉरिटी जितनी भी स्प्रेज हैं वो ये है कि जैसे आपने 12 बोर का फायर मारा, तो जब आपने छटा दिया तो उस फायर मारा तो उसके अंदर हर चीज़ मरेगी जो उसकी रेंज में आएगी, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दुश्मन है, उसको तमीज़ नहीं है। तो जब आप पहला स्प्रे कोई भी करते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर किसी भी किस्म का, तो वो तमाम दोस्त और दुश्मन सबको सफाया कर देता है और फील्ड को खाली छोड़ देता है आगे आने वाले हमले के लिए। तो आने वाला हमला जितना शदीद होगा अगली दफ़ा में डोजेज उतनी बढ़ाएगी। इसका मतलब है जब वहाँ छोटी फसल होती है और हम ग्लाइफोसेट की स्प्रे कर देते हैं तो उसके बाद अगला अटैक आना यानी कि जल्द मुमकिन है। जी बिल्कुल 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 जल्द तो इसलिए ही होगा, जैसे यानी कि हमारे कच्चे का एरिया है उसमें अब जैसे जो है ना वो 4 स्प्रे 5 स्प्रे हो चुकी हैं, और हमारी तरफ यहाँ करीब ही यानी कि स्प्रे अब लगने के लिए तैयार हैं। तो ये उसी का भी असर हो सकता है कि भी पहले हमने ग्लाइफोसेट वगैरह इस्तेमाल की हों और अब जो है ना बीमारी का अटैक ज़रा जल्दी आ रहा हो। जी बिल्कुल, उसका ज़रूर असर होता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जिस वक्त आप कोई भी जहर इस्तेमाल करेंगे तो हम इसीलिए तो फार्मर को कहते हैं कि भाई आप इन जहरों से, इन चीज़ों से बाहर निकलें। इसका सिर्फ़ और सिर्फ हल जो है हमारे नज़दीक, उसका हल सिर्फ ये है कि आप लोग वापस नेचुरल फार्मिंग पर आ जाएं,
वापस अपनी पिछली कंडीशन के ऊपर आ जाएं कि जैसे हम पहले अपने सीड्स खुद तैयार करते थे, हमारे आबा अजदाद अपना सीड खुद तैयार करते थे। कोई हमारा जो बुजुर्ग है वो ये नहीं कहता कि मैं मॉन्सेंटो से सीड मंगवाता था या मैं सेजेंटा का सीड इस्तेमाल करता था तो मेरी फसल अच्छी होती थी, या फिर मैं डुपॉन्ट का इस्तेमाल करता था तो तब मेरी फसल अच्छी होती थी। नहीं, उस वक्त लोग खुद सीड तैयार करते थे। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि अभी फ़िलहाल गंदम के अंदर GMOs की एंट्री कम है, अभी आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है गंदम के अंदर भी, लेकिन कम है। लेकिन इस वक्त कॉटन के अंदर, इस वक्त जो है कैनोला के अंदर और सोयाबीन के अंदर और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं ख़ास तौर पे, उसके अंदर इनकी मोनोपोली हो चुकी है। इस वक्त जितनी भी GMO कंपनियां हैं, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि इस वक्त वर्ल्ड के सीड की प्रोडक्शन के ऊपर सिर्फ 5 कंपनियां हैं जिनकी इजारादारी है, जो 65% पूरी दुनिया को सीड प्रोवाइड कर रही हैं। सिर्फ 5 कंपनी। उनमें से पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मॉन्सेंटो के नाम से जो बायर की ग्रुप है, बायर ग्रुप की कंपनी है, तो उसका सीड मकई के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आप बताएं कि मकई के अंदर मॉन्सेंटो के अलावा अगर आप काश करते हैं तो क्या आपको प्रोडक्शन मिलती है? नहीं मिलती। जो प्रोडक्शन जो है हमारी 120 मन 130 मन सुनने में आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ GMO सीड की वजह से। इसके अलावा अगर हम कैनोला को ले लें तो कैनोला के अंदर जो नॉर्मल वेराइटीज़ हैं, हमारे पाकिस्तान की अपनी वेराइटीज़ हैं जिसके अंदर सुपर राया है, खानपुरी राया है, तो इस तरह की जो वेराइटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो हमारा